हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदिरा बंसल आज आपके सामने बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र का पेपर का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक का नाम है हमारा उपभोक्ता की बचत। आज हम चर्चा करेंगे उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता की बचत क्या होती है? देखो, सामान्य जीवन में हमारे जीवन में बहुत सी वस्तुएं हम परचेज़ करते हैं, ठीक है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे बहुत तेज़ प्यास लग रही है तो हम पानी के लिए कितनी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम कितनी कीमत चुकाते हैं उसकी चर्चा हम किस में करेंगे? उपभोक्ता की बचत में करेंगे। सामान्य जीवन में अनेक ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके लिए हम जो कीमत देने के लिए तैयार होते हैं उससे कई उपयोगिता हमें प्राप्त होती है, जैसे नमक, पानी इत्यादि। नमक होता है, पानी होता है, इससे हमें उपयोगिता ज़्यादा प्राप्त होती है जबकि इनकी कीमत बहुत कम होती है। अर्थ, उपभोक्ता की बचत का अर्थ क्या है? एक उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है तथा वास्तव में जो कीमत चुकाता है, उन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? उपभोक्ता की बचत। अर्थात अनेक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके लिए हम जो कीमत देते हैं उससे कई अधिक उपयोगिता हमें प्राप्त होती है और हम जो कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। अभी मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में आपको ये कहा है कि हमें बहुत तेज़ प्यास लग रही होती है तो हम कितनी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। आपको पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, उस समय आप एक पानी की बोतल के 50 रुपये भी देने के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन एक्चुअल में आप देते कितने हो? 20 रुपये की बोतल आती है तो आप 50 रुपये देने के लिए तैयार हो। उपभोक्ता जो कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जो चुकाता है, उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है? उपभोक्ता की बचत। अर्थात 50 रुपये और 20 रुपये, तो डिफरेंस कितना हो गया? 30 रुपीज़। वो क्या हो गई? हमारी बचत हो गई। इसको हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता की बचत। प्रोफेसर जेके मेहता ने कहा है, किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि तथा उस वस्तु को प्राप्त करने में किए गए त्याग के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। आपने कोई वस्तु परचेज़ की है, उसको यूज़ में लिया, उसका उपभोग किया है आपने, तो उससे जो आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही है और आपने उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्याग किया है। त्याग हम किसका करते हैं? मुद्रा का करते हैं। तो उन दोनों में जो अंतर जो हो रहा है उसको क्या कहते हैं हम? उपभोक्ता की बचत। अब हम आते हैं उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं। अजम्पशंस क्या होती है उपभोक्ता की बचत की? उपभोक्ता की बचत की पहली मान्यता क्या है? उपयोगिता को मापा जा सकता है, अर्थात उपयोगिता मापनीय होती है। मार्शल ने कहा है उपयोगिता को मापने का आधार मुद्रा माना है। मार्शल ने उपयोगिता को मापने का आधार क्या माना है? मुद्रा। क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें जो निहित उपयोगिता होती है उसको प्रदान करने की शक्ति के कारण ही चुकाया जाता है। मतलब अगर आप वस्तु को परचेज़ करोगे तो किससे करोगे? मुद्रा से करोगे। सेकंड है, उपभोग की जाने वाली वस्तु गुण व मात्रा में समान होनी चाहिए। अर्थात हम जो वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उस वस्तु में क्या होना चाहिए? उसका गुण, मात्रा वगैरह एक समान होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने एक वस्तु जो परचेज़ की है या उपभोग करी है हमने, वो एक उसके है ना क्वांटिटी या उसका एक बड़ी है फिर छोटी, इस तरह से हम नहीं ले सकते। जो वस्तु है वो एक ही साइज़ की होनी चाहिए, उसका गुण एक समान होना चाहिए, उसकी मात्रा एक समान होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये मान्यताएं क्या होती है? अजम्पशन हम मान के चलते हैं। थर्ड अजम्पशन क्या है? उपभोक्ता की रुचि एवं स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि जैसे फैशन बदल गई तो उस समय क्या होगा? ये नियम लागू नहीं होगा। अर्थात उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा कोई उपभोक्ता बाज़ार में गया, आप मार्केट में गए कुछ वस्तु परचेज़ करने के लिए, उस समय आपको कोई खुशी के समाचार मिल गए कि आपको कुछ न्यूज़ सुन के आपको एकदम खुशी हो गई। जैसे आपको न्यूज़ आ गई, आपको किसी ने फ़ोन किया, आपके फ्रेंड ने फ़ोन किया कि आप एग्ज़ाम में पास हो गए, तो आप क्या करोगे? एकदम खुश हो जाओगे और उस खुशी में क्या करोगे? आप जो वस्तु परचेज़ करने जा रहे थे, मान लो 1 किलो आप परचेज़ करने जा रहे थे, उसकी जगह आप क्वांटिटी में खुशी में क्या करोगे? 2 किलो ले लोगे, 3 किलो ले लोगे, ठीक है। तो उस समय उपभोक्ता का स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसकी रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम ऐसा मान के चल रहे हैं। स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव। अगली मान्यता क्या है?
स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव। जो उपभोग की वस्तु है, उपभोग्य वस्तु, उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्थानापन्न वस्तु है तो क्या होगा, स्थानापन्न वस्तु को मुख्य वस्तु के रूप में मान लिया जाएगा। मतलब उपभोक्ता क्या करेगा कि दूसरी वस्तु परचेज कर लेगा स्थानापन्न वस्तु प्राइस में अगर डिफरेंस हुआ तो। इसलिए उस समय जब हम उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं पढ़ रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि उस समय स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं है। और अगली है अपनी प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो वस्तु है एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात एक वस्तु का जो हम उपभोग कर रहे हैं उस उपभोग से क्या होना चाहिए, दूसरी वस्तु का उपभोग से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यानी अगर हमने एक बुक खरीदी है अर्थशास्त्र की, तो इससे हम अकाउंट्स से कोई रिलेटेड नहीं है। अर्थशास्त्र की किताब अलग है, अकाउंट्स की किताब अलग है। तो एक किताब, ये दोनों बुक्स अर्थात एक वस्तु दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। अब है ना कंज्यूमर सरप्लस का जो छठा जो पॉइंट मैंने लिखा है अजम्पशन का, उसमें है कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू रेडी टू पे माइनस एक्चुअल पेमेंट। अर्थात हम कितने रुपए चुकाने के लिए तैयार हैं और वास्तव में जो चुकाते हैं उसका जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता की बचत। देखो उपभोक्ता की बचत क्या है, ये सिद्धांत क्या है, एक अर्थशास्त्र का जो अपना सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसके ऊपर आधारित है। जैसे 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 हम किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करते हैं, हम कोई वस्तु परचेज कर रहे हैं, उसको उपभोग कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम उसके उपभोग में वृद्धि कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आवश्यकता की प्रारंभिक इकाई में तो आवश्यकता की तीव्रता, आवश्यकता मतलब हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो घटने लगेगी। इसके लिए ना मैंने मेरे पहले वीडियो में उपयोगिता वाला जब चैप्टर मैंने कराया था उसमें एक उदाहरण दिया था आपको कि जब आप है ना एक वॉच लेके आते हो तो उस समय तो आप उसको बहुत संभाल के रखते हो, लेकिन अगर वैसे ही आपके पास बहुत सारी वॉच हो जाएगी, बहुत सारी घड़ियाँ हो जाएगी, तो आपके क्या होगा, घड़ियों का महत्व आपके लिए थोड़ा कम हो जाएगा। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो जाएगा। अर्थात उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय करने के लिए, उपभोक्ता क्या कहता है, किसी वस्तु को क्रय करने के लिए अधिक कीमत चुकाने के लिए तत्पर होता है और जैसे जैसे वो क्या करेगा, उसके पास इकाइयाँ बढ़ती जाएगी। जैसे वॉच आपने पहली की वॉच ली आपने, तो आपने क्या किया, बहुत कि मुझे चाहिए, मेरे पास कोई वॉच नहीं है और मुझे वॉच चाहिए, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा कीमत दोगे। देन उसके बाद दूसरी वॉच लोगे, तीसरी वॉच लोगे, तो आप कहोगे नहीं अब मैं इतनी कीमत क्यों दूँ, मेरे पास ऑलरेडी रखी है वॉच। तो जब आपके पास ऑलरेडी रखी है तो आप क्या करोगे, उसके बाद धीरे धीरे कम कीमत दोगे। ठीक है, तो इसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो जाएगा और एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पे जो आप कीमत चुका रहे हो, जो कीमत आप दे रहे हो, देने के लिए तैयार हो, और जो कीमत आपने चुकाई है वो दोनों इक्वल हो जाएगी। अतः उपभोक्ता की बचत में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। अब हम आते हैं उपभोक्ता की बचत के क्या महत्व हैं। उपभोक्ता की बचत के महत्व, इसमें हम सबसे पहला महत्व पढ़ेंगे विनिमय में महत्व। उपभोक्ता की बचत क्या करता है, उपभोक्ताओं को विनिमय से प्राप्त होने वाले लाभों की जानकारी कराती है कि जो हमने विनिमय किया है, विनिमय मतलब लेन देन जो होता है आपका। अनेक बार हमको ये भी ज्ञान नहीं होता कि हम न्यूज़पेपर वगैरह है जो केवल 3 रुपये में खरीद रहे हैं, दिया सलाई 1 रुपये में कर रहे हैं, नमक 10 रुपये में खरीद रहे हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है, जब हमें ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन हुआ था अभी पहले, तो उस समय आपको जब वस्तु उपलब्ध नहीं हो रही थी या कर्फ्यू का माहौल है, और उस समय जब आपको वस्तु उपलब्ध नहीं हो रही है, उस समय आप क्या करोगे कि है ना, जितने आप पेमेंट कर रहे हो बहुत कम कीमत वाली वस्तुएं भी, लेकिन उस समय आप ज़्यादा कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हो जाओगे। अर्थात उपभोक्ता की बचत क्या कहती है, हमें विनिमय में हमें महत्व बताती है। इस प्रकार क्या होता है, उपभोक्ता की बचत का विचार क्या है, उपभोक्ता को इस स्थिति से अवगत कराता है। मेन क्या होता है विनिमय में महत्व में, कि उपभोक्ता को ये इस स्थिति से अवगत कराता है कि उसको विनिमय में कितना लाभ प्राप्त होता है। कि आप जब विनिमय कर रहे हो तो आपको कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चीज़ की, उस समय आप ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हो, लेकिन आप अभी वर्तमान में बहुत कम कीमत चुका रहे हो। तो
उपभोक्ता की बचत आपको ये विनिमय में महत्व समझाती है। नेक्स्ट है आपका उपयोग मूल्य एवं विनिमय मूल्य में महत्व। उपभोक्ता की बचत से की सहायता से क्या करते हैं, हम किसी वस्तु का उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर को समझ सकते हैं। जीवन में अनेक वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विनिमय मूल्य बहुत कम होता है। नमक होता है, बुक होती है, न्यूज़पेपर है, पेन है आदि। इन वस्तुओं के बदले हम जितना मूल्य चुकाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। नमक हम बहुत कम पे कीमत चुकाते हैं, 20 रुपये चुकाते हैं हम, लेकिन उससे हमें उपयोगिता बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। अगर खाने में नमक आपको नहीं मिलेगा तो वो खाना आप नहीं खा सकते हो, है ना। आपके लिए उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, पेन, अगर आपके पास पेन नहीं है, एग्ज़ाम टाइम में आपके पेन की रिफ़िल ख़त्म हो गई, उस समय आपको पेन अवेलेबल नहीं होगा तो आपका पूरा साल ख़राब हो जाएगा, आप फेल हो सकते हो, है ना। हमें पेन की उपयोगिता होती है। उस समय हमें कोई कहीं से भी पेन मिल जाए कि हम ज़्यादा कीमत दे दें तो भी हमें पेन प्राप्त हो जाए, बस। तो उपभोग मूल्य और विनिमय मूल्य में महत्व। नेक्स्ट है अपना एकाधारी मूल्य निर्धारण में सहायक। अगला पॉइंट है उपभोक्ता की बचत का एकाधिकारी मूल्य में सहायक। एकाधिकारी ये देखता है कि जिन वस्तुओं से उपभोक्ता की बचत अधिक होती है वह उनका अधिक मूल्य रखता है ताकि वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। एकाधिकारी कौन होता है? एक अकेला विक्रेता मार्केट में, उसका है ना, अपन ये आगे मार्केट वाले जब बाज़ार पढ़ेंगे उसमें आएगा अपना कि एक अधिकारी क्या होता है, जिसका अकेला अधिकार होता है, उसकी स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती तो वो क्या करेगा, जब उसी की वस्तु उपलब्ध, कोई उपभोक्ता उसकी वस्तु परचेज़ कर रहा है तो क्या करेगा, उसको पता है कि उपभोक्ता इस वस्तु के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो वो क्या करेगा, अपनी कीमत ज़्यादा रखेगा जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। परंतु मूल्य को ऊंचा करते समय उसको ये भी ध्यान रखना होगा कि वस्तु का मूल्य वो कहीं इतना ज़्यादा भी नहीं कर दे, इतना अधिक भी नहीं कर दे कि उपभोक्ता की बचत पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। कि मतलब उपभोक्ता है ना, अगर बहुत ज़्यादा कीमत कर देगा, उपभोक्ता की बचत ख़त्म हो गई तो फिर उपभोक्ता क्या करेगा, परचेज ही नहीं करेगा उस वस्तु को, फिर वो उसकी स्थानापन्न वस्तु देखने लग जाएगा तो एकाधिकारी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। उपभोक्ता की बचत किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ प्राप्त होता है उसकी माप करने में हमारी मदद करती है। उपभोक्ता की बचत के आधार पर यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना देश के लिए लाभदायक है या हानिकारक। अगर लाभदायक है, अर्थात जैसे आयात व्यापार, तो आयात व्यापार में क्या होगा, देश में पूर्ति बढ़ेगी, उससे क्या होगा, वस्तु का मूल्य कम होगा और उससे उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होगी। जैसे अगर हमने वस्तु का आयात किया तो देश में क्या होगा, वस्तु की पूर्ति बढ़ गई। वस्तु की पूर्ति बढ़ने से क्या होगा, अगर वस्तु ज़्यादा उपलब्ध है मार्केट में तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर वस्तु का मूल्य कम है तो उपभोक्ता की बचत बढ़ेगी क्योंकि वो तो ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार था, उसको कम कीमत चुकानी पड़ रही है। इसी तरह निर्यात व्यापार, अगर हम वस्तु का निर्यात करते हैं तो देश में क्या होगा, वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। हमने यहाँ से भारत से अमेरिका में वस्तु का निर्यात किया तो इससे क्या होगा, हमारे देश में वस्तु कम हो जाएगी। कम वस्तु होने पे क्या होगा, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। अगर कीमत में वृद्धि हुई तो क्या होगा, उपभोक्ता की बचत में कमी आ जाएगी। तो इस स्थिति में ये स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उपभोक्ताओं को प्रॉफिट अधिक है, अतः देश को क्या करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेना चाहिए। अगला है कर नीति। कर नीति क्या होती है, सरकार की जो टैक्स पॉलिसी होती है ना, उसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, सरकार द्वारा जब वस्तुएं एवं सेवाओं पर कर लगाया जाता है, जब सरकार कर लगाएगी तो क्या होगा, एक और तो क्या होगा, सरकारी आय में वृद्धि होगी। टैक्स लगाने पे क्या होगा, सरकार की आय में वृद्धि होगी। तो दूसरी ओर क्या होगा, कर से क्या होगा, कीमत बढ़ेगी, कि वस्तुएं तो महंगी होगी और वस्तु महंगी होने से क्या होगा, उपभोक्ता की बचत में कमी होगी। वस्तु महंगी क्यों होगी, क्योंकि सरकार ने टैक्स लगा दिया। अब जो विक्रेता है, वस्तु का जो उत्पादक है, वस्तु का जो विक्रेता है, जब वो उस वस्तु को बेचने के लिए जो टैक्स चुका रहा है वो टैक्स वस्तु पे लगाएगा
अपनी वस्तु से प्राप्त करेगा तो वस्तु महंगी करेगा, और वस्तु महंगी करने पे क्या होगा, उपभोक्ता की बचत में कमी होगी। यदि उपभोक्ता की बचत में जो कमी की तुलना में सरकारी आय में अधिक वृद्धि होती है, अगर सरकार की आय में वृद्धि अगर ज़्यादा हो रही है तो सरकार को कर लगाना चाहिए। अगर कर लगाने से सरकार की आय में वृद्धि कम होती है और उपभोक्ता की बचत में जो कमी है वो और भी कमी हो जाती है, और सरकार की आय में भी क्या होती है, कम वृद्धि होती है, तो सरकार को कर नहीं लगाना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा, सरकार की आय में तो वृद्धि हो रही है और थोड़े से पैसे ही बढ़ रहे हैं। जैसे आप कोई वस्तु परचेज़ करने गए, वस्तु की कीमत सरकार ने टैक्स लगा दिया और आपको 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं वस्तु के लिए, तो क्या होगा, और सरकारी खजाने में ज़्यादा बढ़ गए तो उसके लिए तो फिर सरकार के लिए भी लाभदायक है और उपभोक्ता को भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो टैक्स लगाना क्या होगा, लाभप्रद होगा। अगला क्या पॉइंट है हमारा, आर्थिक अनुदान। सरकार क्या करती है, उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादन लागत कम करने के उद्देश्य से वस्तु का उत्पादन क्या करती है, बढ़ाने के लिए, और उत्पादन की जो लागत है उसको कम करने के लिए आर्थिक अनुदान तथा सहायता देती है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा। उत्पादन में अगर वृद्धि होगी या ना, वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो वस्तु की कीमत कम होगी, और वस्तु की कीमत कम होगी तो उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होगी। यदि सरकार क्या करती है, इस बचत को आर्थिक सहायता की तुलना में अधिक है, अगर ये जो बचत हो रही है वो आर्थिक सहायता की तुलना में अधिक है तो ऐसे उद्योगों का आर्थिक सहायता देना लाभदायक होगा, नहीं तो नहीं। अगला पॉइंट है अपना, विभिन्न राष्ट्रों की तुलना। जिस प्रकार एक राष्ट्र की विभिन्न समयों में तुलना की जाती है, उसी प्रकार एक समय में विभिन्न राष्ट्रों की क्या स्थिति है उसका भी ज्ञान उपभोक्ता की बचत के माध्यम से अपन लगा सकते हैं। जिन राष्ट्रों की उपभोक्ता की बचत अधिक होगी वे अधिक उन्नत, और जिनकी उपभोक्ता की बचत कम है वे राष्ट्र क्या होंगे, कम उन्नत, अर्थात पिछड़े राष्ट्र कहे जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा उपभोक्ता की बचत क्या होती है, इसकी क्या क्या मान्यताएं होती है और इसके क्या महत्व होते हैं, इसके बारे में आज हमने इस वीडियो में चर्चा की है। अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक लेके आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही दूसरे विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। कोरोना काल चल रहा है, अतः घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, सोशल डिस्टेंस बनाए रखो। थैंक यू, धन्यवाद।